ये सीटेट 2011 का बाबू, सीटेट 2011 का मैथ है, मैथ इसमें 30 प्रश्न है जो प्राथमिक लेवल का है। जो 1 से लेकर 5 तक पेपर होते हैं उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग कलम कापी लेकर बैठकर इस सवाल को हल करिए जिस तरह हमने बता रहा हूँ। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है। इसमें कह रहा है एक पासे के विपरीत पलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा, कौन से पासे में सही होगा। अब ध्यान रखिए इसमें जैसे हमने क्या कहे 4 3 कितना 7 हुआ, 5 2 कितना हुआ 7 हुआ, और 1 और 6 कितना हुआ 7 हुआ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू, बी नंबर होगा। दूसरे प्रश्न पर सभी को ऐड करके दिखाया है यहाँ पर। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है, क्या शामिल है। तो इस प्रश्न क्रियाकलाप आधारित उपागम हो, क्या है, क्रियाकलाप आधारित उपागम हो। अगला प्रश्न, ये लिखा है प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को कर्म में से लगाया। इनको क्या करना है, कर्म में हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक, देखें जैसे इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा ये नंबर है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना है जो बच्चों को आगे आकार को छांटने चाहिए। जैसे हमने दे दिया उनको कौन गोल है, कौन लंबा है, कौन चौकोर है, तो उनको आकार को छांटने का मौका दीजिए। ठीक, इसलिए पहला प्रश्न ऑप्शन पहला होगा कर्म में। उसके बाद ये क्या करा है, इसका 2D आकारों की भुजा और शीर्ष का अवलोकन करने है तो उनकी विशेषताओं का मिलान करना चाहिए। उनकी विशेषताओं को क्या करना चाहिए, मिलान करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको 3D आकारों की भुजाओं शीर्षों को अभिकरण गणना करते हुए उनका वर्णन करना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका बी नंबर आ रहा है 2D आकारों की विशेषताओं और सहज बुद्धि से वर्णन करना चाहिए। इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये नंबर होगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक माने उनकी उपचार करना है, कमियों को देखभाल, जैसे क्या कमियां हैं, तब बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना होता है, बच्चों की कमियों को जानना होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, राजन संख्याओं को नहीं समझता। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। इस प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेमी 6 सेमी है तो इसका परिमाप बताइए। तो हमने इसका विकर्ण 8 सेमी 6 सेमी दिया है, भुजा हमने रख दिया बाबू, तो 1/2 हुआ। इसी को हमने D2 मान लिया 1, इसको D2 मान लिया। तो इसी का हमने सूत्र भुजाओं का रख दिया। तो 8 का वर्ग हमने किया 64 हुआ, 6 का वर्ग कितना 36 हुआ, 1/2, 1/रूट में 100 रखा और रूट हटाए थे हमने ये इस 100 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। इसको 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी 5 काटने पर का आया 5 आया। अब 5 से में भुजा से में आज 4 होगा परिमाप भुजा। ठीक, 5 और 4 को गुणा करने पर 20 आएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर हमारा इस 20 से में परिमाप निकल जाएगा।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, यानी डैश शुरुआत कर सकता है। तो क्या करना है, उसके हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका से निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। अंकांकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र नहीं याद करना है। उनको कोई किसी प्रकार का बच्चों को हमने रट्टा नहीं मारा ये करना है, कराना है, ठीक। न तो उनके ऊपर सर के ऊपर कोई ऐसे चीज़ का काम वगैरह से बाहर नहीं लादना है, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये नंबर होगा। एक शिक्षक कक्षा में जो हमारे बना हुआ आयत पर 1/8 के निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें हमारा सी नंबर क्या है? गलत है। क्या है? सी नंबर गलत है। देखिए इसमें लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसको हम पढ़ेंगे बाबू 4,07,928। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ये नंबर होगा। बहुत लोग को इकाई दहाई पैसे गिनने के लिए भाई दूसरों को देते हैं। दूसरों को देने से मतलब क्या हो, बच्चों को आप भी बाधा कर सकते हैं। जब आप मजबूत रहेंगे तो बच्चा भी मजबूत होगा। तो इस पे थोड़ा केयर रखिए आप लोग। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को कर्म में लगाइए। इनको क्या करना है? कर्म में लगाइए है, ठीक, लगाना है। देखिए पहला, देखिए इस प्रश्न का उत्तर डी है। सी नंबर इसका क्या है? शिक्षार्थियों को सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को अन्य वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, यानी सरल के माध्यम से उनको क्या करते हैं? सत्यापित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? शिक्षार्थियों की लंबाई मापने हुए अब मानक इकाइयों को क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करा? शिक्षार्थी की लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? शिक्षार्थी मीट्रिक यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। यदि एक ऑपरेटर जो हमारे इस बना हुआ गोलाकार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित कीजिए। तो इसको हम परिभाषित करेंगे। क्या करना है? आप ध्यान रखिए, इसको हमने क्या करूँगा, कितने बार है? 9 तक। कितने बार है? 9 तक। तो इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे 3 4 हुआ, फिर क्या किया? 4 5, फिर 5 6। तो इसी तरह हमने कर्म कोई मानेंगे। क्या करूँगा? यन से हमने क्या मान लूँगा? कर्म मान लिया। पहले मान लिया 1 से स्टार्ट करके हमने कर्म से चलेंगे। तो इनको हमने नीचे है उनका आगे आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका आंसर 8n + 28 होगा। किस तरह आएगा यहाँ पे देखिए, हमने जो 8 है इनको हमने क्या किया? 8n माना का। यहाँ पे n है, इसको n + 1 मान लिया, n + 2 मान ले, n + 3 मान ले, n + 4 मान ले, फिर n + 5 1 5 6 1 + 7 मान लिया। तो इनको हम टोटल जोड़ रहा हूँ तो 28 आ गया। जैसे हमने 7 6 13, 13 5 18 हुआ, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27 1 28 होगा। कितना हुआ? ये 28 होगा। उसी तरह n को हमने 8 बार जोड़े तो 8n होता है। इसलिए इस प्रश्न का 8n + 28 होगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के पर्यावरण में
जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षाओं में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तु लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती सहायता करें। देखिए एनसीएम को मतलब इसका देखिए यहाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो रहा बाबू? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो रहा बाबू? एनसीईआरटी की कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। किस प्रकार उनको समझने में सहायता करते हैं? तो इनका क्या निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है क्या? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें से संबंध बनाना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। करा कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार में कितना डिफरेंट है, अंतर है? हमने 2 किलो 600 ग्राम लिख दिया, 1 किलो 450 ग्राम लिख दिया। दोनों में घटा दिया तो 1150 ग्राम हुआ। तो हमने अंतर आया कितना? 1 किलो 150 ग्राम। इसको 1 किलो 150 ग्राम हमने लिखने। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है? सी नंबर हो रहा है। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित पाठ्य पुस्तक को पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया की कुछ ऐसी दिखती हैं या परिवर्तन किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दैनिक जीवन में जोड़ने हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है बाबू? डी नंबर। क्या हो रहा है? डी नंबर। इसमें दिया का इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपित करता है? तो ये क्या करता है? हमारा डी नंबर क्या होता है? घटने बढ़ने का निरूपित करता है। तो क्या कर रहा है? दाम में बढ़ने। तो हमारे इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है जैसे 3/5 और 3/5 रोहित की प्रतिक्रिया थी। चूँकि अंश समान है और 5/4 से बड़ा है अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणाओं को नहीं जान पाता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित करने के लिए एक शिक्षक शुरुआत करता है। तो क्या करता है? उनके आसपास की वस्तुओं विभिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न अंशों की पहचान करना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है बाबू? ए नंबर होगा। क्या होना होगा? इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। देखिए, माचिस की तिल्लियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। जैसे तिल्लियां हैं, इसमें कई तिल्लियां लगाई, इसमें कई तिल्लियां। इसी तरह 8 पैटर्न क्या कर रहा है? यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे 15 चरणों के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी? तो कितनी होगी? 62 तिल्लियों का। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर। एक आयत की लंबाई यल है और उसकी चौड़ाई लंबाई इसके आधी 1/2 मान लीजिए। इस आयत की परिमाप क्या होगा? यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दिया जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रख
रखा जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर के देखिए कैसे लगाया जाए बाबू। मने आयत की लंबाई l, चौड़ाई l/2 हो गया। आयत की नई लंबाई 2l हुआ। परिमाप क्या हमने इसका परिमाप रखे 2 और 2l हमारा है, इसको l/2 आधा कर लिया। अब ध्यान रखिए इसको हमने क्या किया, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया l, ये 4 से 2 ये संख्या काट दिया तो ये बच्चा कितना 1। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 5 होगा। 4 में 1 जोड़ें तो कितना होगा 5l होगा। इसलिए इस आंसर का क्या होगा सी नंबर। अगला, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी नंबर। हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये नंबर 9000। ये आपका डायग्राम में बना हुआ है कि इकाएँ 3/4 हों तो 1 सहित 1/3 क्या होगी। तो यहाँ पे इनको सॉल्यूशन करें भाई, हल करेंगे। हल करने के बाद इसको थोड़ा गड़बड़ी हो गया है इस प्रश्न के लिए, माफ़ करिएगा आप लोग। इस प्रश्न के देखिए 55 संख्या 49 यानी 49,532 को सन्निकट हजाराहा मान क्या होगा, यानी 1000 के पूछा है। तो इसका सन्निकट मान क्या होगा हमारा 50,000 क्या होगा 50। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये नंबर होगा। निम्नलिखित में कौन सी महत्तम संख्या है। तो महत्तम सभी का आप लोग गुणा कर लीजिए। महत्तम हमारा क्या होगा बाबू डी नंबर होगा। क्या होगा डी नंबर। डी का हमने गुणा कर दे रहा हूँ। 2 का पावर 2 है, जैसे 2 दूनी 4 हुआ। 4 का हमने पावर है 4, इसको हमने 4 चौक 16, 16 दूना 16 का वर्ग कितना होगा 256 होता है। तो इसलिए महत्तम हमारा संख्या क्या होगा डी नंबर होगा। टाइम से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाकी एग्जामिनर अब क्या हो गया है सतर्क हो गया है। हर क्वेश्चन को अलग टाइप पलट रहा है, क्योंकि बच्चे भी चालाक हो गए, एग्जामिनर भी चालाक हो गया है। ठीक, क्योंकि यही बार बार करता था। जैसे हम लोग नए युग में आ रहे हैं तो एग्जामिनर भी समझ रहा है नए युग वाले हम लोग को किसी प्रकार को बख्शने वाले नहीं हैं। इसलिए एग्जामिनर हम लोग के लिए हार्ड पे हार्ड करता जाएगा। ठीक, इसलिए आप लोग भी हर पैटर्न पे ध्यान रखिए, कैसे पेपर में कौन सा क्वेश्चन कैसे बदल रहा है। 2-3 साल मान लीजिए 2-3 साल तक तो एकदम सेम टू दे रहा था क्वेश्चन, बाकी अब क्या कर रहा है पैटर्न बदल दे रहा है। ईवीएस के देखिए जो क्वेश्चन नहीं हम लोग सोचना चाहते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है, जो कभी सुना नहीं वो क्वेश्चन आया। तो इस तरह हर पैटर्न पे ध्यान रखिए और अपनी फोकस करिए पढ़ाई पर, यदि निकालना है तो भाई। देखिए टाइम से एक बार हर क्वेश्चन पूछता था, बाकी कुछ ऐसे होते हैं कभी कभी नहीं पूछता है, पूछेगा अलग टाइप से पूछ देगा। तो हर टाइप का क्वेश्चन पे ध्यान रखिए आप लोग। देखिए कह रहा है इस तालिका को ध्यान से रखिए। आगे हमने इस बस का उत्तर बता रहे होगा बस 3 नंबर। आप देखिए कौन सबसे अधिक जा रहा है। जैसे कहने मतलब पहला बस है 5 घंटे 25 मिनट, दूसरा बस है 5 घंटे 40 मिनट, तीसरा बस है 5 घंटे 10 मिनट। कैसे आया हम बता दे रहा हूँ आपको। देखिए तीसरा बस ये है यहाँ से दिल्ली से मथुरा की बात आ गया तो 21 ये है 21:55 पे है। ये क्या रहा 16:45 पे, कितना 16:45 पे है। इसको घटाइए 5 में 5 0, इसको घटाने हम पे 5 में से 4 गया तो 1 है। फिर क्या करूँ एक हाथ से दूंगा 21, मान लीजिए ऐसे 11 में से 6 गया तो 5, तो 5 घंटे 10 मिनट। तब सबसे पहले कौन बता रहा है बस वो पहुंचा रहा है, तो क्या तीसरा बस। ठीक, इसलिए प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा।
भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रुटि ज्ञात करें, हमने लासा लूँगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका विश्वास यह है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावित होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इस प्रश्न का ये देखिए जवाब कैसे हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर। वह पूरी कक्षाओं के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीके से अपने उत्तरों पे पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने का प्रभावी युक्ति कौन सी हो। ठीक, अगला आपका अंतिम प्रश्न है। अब सभी भाई बंधुओं से नम्र निवेदन है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आपका सब्सक्राइब देने से, मोटिवेशन देने से हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और आपका जो हम वीडियो बनाएंगे शिक्षा के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों को भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों को आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर ए होगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधु को जय हिंद, जय भारत। आपका यूपी टेट सीटेट 2011 का पेपर है, जो प्राथमिक स्तर का है, जो CDP बाल विकास बोला जाता है। उन प्रश्न में हम चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे नए चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे पुराने भाई बंधु हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए हम प्रश्न में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है आपका, उचित विकल्प को हमने क्या करना है? छांटना है, जो उचित लगेगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति नहीं देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर उनकी क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतित प्रारंभ करता है तो क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। मन का मानचित्रण संबंधित है क्या? तो इस मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? तो क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है आपका,
निम्न से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो कौन सा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए प्रश्न उत्तर नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो कौन सा होता? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे, तभी हमारे एक समृद्ध होगा सिखाने के सीखने का। इसलिए प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न, निम्न से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना नहीं चाहिए? तो कौन सा होता है? शैक्षिक संसाधन ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रेड सीडीपी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा बच्चे के सामाजिक मानवविज्ञानी आवश्यकताओं के साथ समृद्ध नहीं है? तो कौन सा समृद्ध नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न आपका, कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सा? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक, यहाँ पे बच्चे अपने मन की अच्छे से तरह से परिभाषित उनके ज्ञान की या खेल को कुछ भी उनकी परिभाषित किया जा सकता है। डैश को अभी भी प्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना होता है। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कौन सा बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है? वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये रट्टा मारने की क्षमता नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? पियाजे। क्या होगा? पियाजे महोदय जी का है। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता, यानी उसके बोलने की और उसकी भाषा पे मान्यता मिलती है, इसलिए उसको विद्यालय में बोलने की मौका मिलता है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य को साथ संबंध है? तो क्या होगा? शिक्षा मानव विज्ञान होगा। क्या होगा? शिक्षा मानव विज्ञान होगा। आप वीडियो को थोड़ा धुंधला हो तो आप क्या करें, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। ठीक, और पढ़ाई अपना अच्छा से करिएगा। अगला है प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा होती है किस प्रकार के? शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करते। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा।
अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में पदचार शब्दावली की ओर संकेत करती है। कौन सी संकेत करती है बाबू? विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न आप लोग का, एक बच्चा आतिथ्य के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम होता है। क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम होता है। ठीक, देख लिया जाए मिस्टेक ना हो। हम तो अब यहाँ पे डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर पे। देखिए दोनों में कन्फ्यूज हुई। यहाँ आवृत्ति का नियम पे यहाँ पे गलत होता है। सीखने का सादृश्यता नियम होता है। क्या होना है? सीखने का सादृश्यता का नियम होता है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? दूसरे के साथ झगड़ा करना है, ये प्रतिभाशाली का संकेत नहीं होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। अन्य समान बच्चों के साथ होना चाहिए। क्या होना? एक दूसरे बच्चे के समान होनी चाहिए शिक्षा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। तो सचेत शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। डिस्लेक्सिया से किससे संबंधित है? तो ये क्या होता है? पठन से होता है। क्या होता है बाबू? पठन विकार होता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो क्या है? अग्रोन्मुखी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी होना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंधित है? यह निरंतर चलने वाली सिद्धांत है। निरंतर चलने वाली सिद्धांत है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया दिया? तो किसने बढ़ा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। निम्न से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रक्रिया सदस्य हो जाते हैं? तो किस में हो जाते हैं बाबू? तो इस प्रश्न का क्या होगा? किशोरावस्था में हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की ओर 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है हमारा बाबू? सी, पियाजे महोदय जी के द्वारा। क्या हुआ? पियाजे महोदय जी के द्वारा। देखिए 4 अवस्था कौन सा है इनका? पहला है सांवेदिक कामक अवस्था 0 से 6, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष होती है। ये जिन पियाजे महोदय जी का है। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आपके इसी के जस्ट हम संस्कृत का चालू करेंगे।
सारे सभी छात्रों को के लिए हिंदी का वीडियो है। ये आपका सीटेट है। आपका सीटेट 2011 का जो प्रीवियस ईयर है, जो प्राइमरी स्तर का है, जो 1 से लेकर 5 तक पेपर है, उन प्रश्नों पे चर्चा किया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो पे, यदि आप नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न में चर्चा किया जाए। लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प है। सबसे उचित जो विकल्प लगेगा उन्हीं प्रश्नों के क्या करना है, हम उत्तर देंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक होता है, जैसे किसी का हमने बच्चों की कमियां का उपचार करना, ठीक, तो इसी पे कर रहा है। तो सबसे भाषी नियमों का ज्ञान पर ये तो नहीं माना जाता है। ठीक, समय या अवधि पर यह भी नहीं माना जाता है। अब कह रहा समस्याओं के कारण को सही पहचान, यानी बच्चों की समस्या का सही कारण को पहचान करना, यही हम सबसे उचित विकल्प माना जाएगा। तो हमारा यही प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। ठीक, अगले प्रश्न पे आइए। देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है, तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, साधन होता है। कैसा होता है, साधन होता है। क्या होता है, साधन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, साधन। अन्य शिक्षण, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक प्रकार के साधन सामग्री हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न क्या उत्तर क्या होगा भाई, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि जैसे हम इसमें कह रहा, प्राय हिंदी उनकी मातृभाषा, जो मातृभाषा है उनकी संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग रहा गया सटे हुए यूपी के जो हिंदी भाषा बोला जाता है, कुछ इसी से हट कर भोजपुरी भाषा को बोला जाता है। जो बच्चा उसकी घर की मातृभाषा होगी भोजपुरी होगा, और जिनके घर की मातृभाषा हिंदी होगा, जो भी लैंग्वेज हो, तो थोड़ा में डिफरेंट आता है। क्या आता है, डिफरेंट आता है। इसलिए इस प्रश्न का उचित हमारा उत्तर होगा डी नंबर होगा। कहानी सुनाने से, बच्चों को कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों को थोड़ा जब भी पढ़ाया करें, ठीक, उनको अच्छे से एक कहानी, ऐसे कहानी को सुनाइए जिससे उनके अंदर थोड़ा जिज्ञासा हो, क्या हो, और उनके अंदर कार्य करने की उत्साहवर्धन बढ़े। ठीक, ऐसे चीज़ को, और कुछ उनके काल्पनिक चीज़ों को क्या करना चाहिए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, कौन सी विधि बेहतर सबसे अच्छा हो सकती है। कर अपने अनुभवों को लिखना, जैसे हमने बच्चों को दे दिया भाई निबंध लिख के लाओ, या स्कूल में हमने ले लिया निबंध है, सभी को दे दिया गैप
या किसी पे पर्यावरण पे। ये निबंध देने का मतलब है अपने अनुभव को जो उनके अनुभव आ रहा है वो अपने अनुभव को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो इससे होता है बच्चे में क्या क्या उनकी सोच है, इससे हमें थोड़ा उनका यानी मान लीजिए एक प्रकार का उनकी एक परीक्षण हो जाएगा। ठीक, तो उनके बच्चों का हमने दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, कौन बच्चा कैसा है, कौन कैसा दिमाग लगा रहा है, ये सब तर्क वितर्क हमें मिल सकता है उनके लेखन से। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। जो बोलने के लिए हमारा क्या है, कौशल है, क्या है, महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यानी अपने संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातों को क्या कह सकना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है क्या। सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है बाबू, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना चाहिए। उचित इनके लिए क्या होनी चाहिए, रणनीति को तय करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, करा एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल, अनुकूल, ये पे थोड़ा ध्यान रखिए, पॉजिटिव और नकारात्मक शब्द पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा बाबू, डी नंबर। क्या हो रहा है, डी नंबर। ठीक, प्रतिकूल। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, किस बात को अधिक महत्व देंगे। हम बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देंगे, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक क्या करेंगे, उनके सुनहरा मौका देंगे। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य हमारा नहीं है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, वर्णमाला को कर्म से कंठस्थ कराना। कंठस्थ माने याद कराना होता है। क्या होता है, तो हमें शिक्षण, भाषा शिक्षण में ये हमारा सिद्धांत तो नहीं दिया, उद्देश्य नहीं दिया बच्चों को कंठस्थ कराना। क्या करना, या किसी बच्चों को मानसिक रूप से उनके क्या करना, भार लादना है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है भाषा शिक्षण का। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन हमारा उचित है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है बाबू, बी नंबर। बच्चों की क्षमता, यानी बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों की क्षमता के अनुसार उनका अनुलोकन कर लेना चाहिए। कैसा है, आगे जैसे बच्चे आपका यानी सिस्टम वाइज चल रहा है, तो बच्चों का हम पूर्ण रूप से उनके बारे में जानकारी हो सकता है। यदि बच्चा अचानक आ रहा है तो उनको आगे आप कुछ टेस्ट वगैरह लीजिए, यानी बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसी यदि ठीक ठाक है तो उसी के बेस में उसको काम देना चाहिए क्षमता के अनुसार। और हमने कहा दिया बच्चा घटाना जान ही नहीं रहा, लासा मासा दे दिया, तो उससे होता कुंठा होता है। क्या होता है, बच्चों के मानसिक क्या होता है, बिगड़ने का एक तरीका है, क्योंकि लगा पाएगा नहीं, आएगा 2 डंडा रोज खाएगा। तो इससे पहले उनकी आगे कमियों को दूर किया जाए, कमियों को दूर किया जाए।
भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है? तो इस प्रश्न का होता है क्या? बोलना और लिखना होता है। क्या होता है? बोलना और लिखना होता है। इस प्रश्न पर उत्तर देखिए। प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ कहा असत्य है, यानी गलत है। कौन सा है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बात यहाँ सही माना जाता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये भी सही है। आगे देखिए, जो उचित मानेंगे सबसे उचित, वहाँ पे हमने क्या करूँगा? केयर करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोध भाषा ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ये गलत है। क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर गलत है। ठीक, विरोधाभास नहीं होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? यानी भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो कौन सा उचित है बाबू? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। यानी भाषा के जो चारों कौशल है ये क्या अंतः संबंधित हैं। इसलिए सबसे उचित हमारा विकल्प क्या होगा बाबू? सी नंबर होगा। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? यदि पाठ में दिया गया है चित्र के माध्यम से कहानी वगैरह, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ठीक, तो इससे क्या होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी चित्र के माध्यम से बच्चों क्या करते हैं? या अध्यापक होते हैं उन बच्चों को समझा कहानी मतलब, और बच्चों चित्र देखकर थोड़ा आकर्षित होते हैं। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। अब निर्देश में देखिए, प्रश्न 106 से 111 कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनें। सबसे उचित विकल्प को क्या करना है? चुनना है। देखिए क्या लिखा है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्पताल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से शहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हारे आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पे बरसाने आ रहा हूँ। ये किसने लिखा? अब ये किसने लिखा? सोहनलाल द्विवेदी जी। देखिए, अब इस प्रश्न में ध्यान रखना है आप लोग को। करा गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? यानी गहरी नींद में सोने का अर्थ यही होता है बाबू। क्या होता है? बेखबर होना। क्या होता है? यानी जैसे हम कहते हैं कुछ पता ही नहीं है किस नींद में सोए हैं, तो उसी तरह याद कर बेखबर। क्या हुआ? बेखबर में होना। ठीक, किस दुनिया में बोलते हैं ना, ठीक, इसी तरह बेखबर याद करिएगा आप लोग। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने यानी कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर। कहाँ पर? पतन की राह पर कभी लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस कवि की कवि किस तरह की पंक्तियों को संबोधित कर रहा है? यानी कवि किस प्रकार की, किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ठीक,
तो किस प्रकार के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है कवि? तो हमारा जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, क्या हैं? बेखबर हैं, उनके लिए। कभी लोगों को क्यों नहीं जगाना चाहता है? तो क्यों नहीं जगाना चाहता है बाबू? तो इसलिए ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। अतल अस्पताल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए इसमें आपको यह अनुप्रास का यही कहा आ गया, ठीक। अ शब्द को, तो इससे हमें क्या करना है? दोनों शब्द का वर्ड का क्या बार बार रिपीट हुआ, इसलिए हमारा ये क्या अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कविता को उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, यानी कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो कौन हो सकता है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर जागृति होता है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है 112 से 120 प्रश्न पे, ठीक। इनको पढ़कर विकल्पों इन्हीं पैराग्राफ से पढ़कर उनके आप प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई बगैर की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी ने लिखा है काटने की गति का हिस्सा लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखा जाए, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, बगैर का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में बगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। तो बातें तू ही हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए गांधी जी के रोचक संस्मरण है। अब इनके पैराग्राफ से पढ़े हुए इनके हम उत्तर अब छाटेंगे। देखिए प्रश्न का उत्तर। मन्नू को अपनी किस गलती का एहसास हुआ, यानी मन्नू को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो उन्होंने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? बगैर शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न। गांधी जी ने बगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है? सी नंबर। बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है। क्या होती है? स्पष्टता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखें। गांधी जी
गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसी क्यों कहा? क्यों कहा? दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। दोनों में क्या होनी चाहिए? ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा डी नंबर होगा। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। क्या होता है? व्यक्ति स्वयं में अपना क्या करता है? विश्लेषण और स्वयं मूल्यांकन भी कर सकता है। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होता है हमारा? ये नंबर क्या होगा? ये नंबर होगा। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर वो क्या करते थे? तो इससे उनकी कुछ होगा भाई, अपनी कमी ठीक महसूस करते होंगे, चाहे अपने जो भी चीज़ गलतियाँ ये बोले होंगे उनको माध्यम से क्या होता है? देखिए, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। यानी मान लीजिए हमने 10 साल पहले बोला था मैं ये करूँगा, 5 साल में आए वो चीज़ को भूल गया। फिर 10 साल के बाद छोड़िए, ये आदमी रात बोला दिन में बदल जाता है। इसलिए यदि अच्छा लीडर है, यदि समाज का सेवक में है, चाहे अध्यापक हो चाहे कोई भी हो, यदि अपना कर्तव्य निष्ठा पे है तो उस पर ध्यान रखेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक, अपने अपने विचार है बाबू। ठीक, तो इनका विचार यही था, यानी अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहे हैं उनको इससे थोड़ा स्पष्ट होता है। अब ध्यान रखिए इस प्रश्न का, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होता है? तब प्रतिदिन हो तो हमारा कौन सा होता भाई? अव्ययी समास होता है। क्या होता है? अव्ययी समास होता है। ठीक, जैसे जिस समास का पहला पद क्या हो? पहला पद इसी को बोला जाए पूर्व पद अव्यय का प्रधान हो, उससे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद दिन है। क्या है? दिन है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा? अव्ययी समास होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ क्या है? यानी जितना हमने पढ़ा है वो कितना पच गया, कितना नहीं पचा है। तो ये कहने मतलब कितना पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ क्या है? तब पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। क्या हुआ? यानी पढ़ा हुआ कितना अपने आप आत्मसात कर लिया। ठीक, इसका अर्थ हुआ। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो हमारा काज होता है, काम और काज। क्या होता है? काम और काज, याद रखिए। अगला प्रश्न आपका है बाबू, सभी लोग वीडियो को हमारे नए चैनल से माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, आप से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। यदि आपको सगे संबंधित हों तो थोड़ा उनको लिए आप हमारे या आपके कुछ नम्र निवेदन से उनको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दूर होंगे, आने जाने में उनकी कठिनाई होगी। तो इस चैनल के माध्यम से अपनी जो भी विचार के माध्यम से अपना पढ़ लेंगे। यदि हमारा विचार आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ें, कोई बात नहीं। तमाम है भाइयों, तमाम है, एक से यूट्यूबर भाई हैं आया पढ़ा रहे हैं, जिनकी जो भाव विचार आए उनसे पढ़िए। ठीक, तो अगर विचार में इसका एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा तो क्या बन सकता है? वैचारिक होता है। क्या होता है बाबू? वैचारिक, यही होता है विचार। क्या होता है?
विचार अपना अपना विचार, अपना अपना थाट, किसको किससे समझ में आ रहा उनसे अपना राय मशवरा लेते रहिए। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? डी नंबर। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा। आज आपका सीटेट 2011 का प्रश्न है जो पर्यावरण हमारा है। इस प्रश्न पे यानी इस चैप्टर पे हमने चर्चा करेंगे। आप सभी लोग नए हैं तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका परिवार है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक, हम आपके लिए एक बेहतर और आपको बेहतर बनाने के लिए यदि यहाँ चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो जो भी हम गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे सारे पेपर और जो भी सूचना होगा वो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ठीक, तो हम पर्यावरण अध्ययन जो हमारे सीटेट का 30 प्रश्न होते हैं उन 30 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक, सभी लोग शांतिपूर्वक अपना जो समझ में नहीं आएगा वहाँ वीडियो रोक कर थोड़ा डिटेल्स में पढ़कर उसको समझिए। ठीक, देखिए निर्देश लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प है। कह रहा है जो सबसे आपका उचित लगे उसी प्रश्न को चूज करना है। क्या करना है? चूज करना है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। करादत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? थोड़ा जूम इसको कम कर दे रहा हूँ। अब इस पे हमने क्या किया, कौन से दत्त हमारा क्या होगा? सही होगा। तो हमने पहला ऑप्शन देखिए, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपने क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। यहाँ भी बात यहाँ सही है, बाकी कैसे सही है? अब देखिए, प्रतिदिन विविधताओं और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। अब देखिए, सबसे बेहतर सबसे उचित हमें खोजना है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर देना चाहिए। बच्चों के कोई भी कार्य करने के लिए उनके खोजने दीजिए और उनके विचारों के निर्माण उच्चारित करने के लिए उनका सुनहरा अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। क्या देना चाहिए? मौका। आपको अवसर दिया है या सुनहरा मौका दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ये सब हमारे क्या ऑप्शन में दिखाई दे पॉजिटिव शब्द हैं। नकारात्मक चीज़ पे नकारात्मक चीज़ पे ध्यान रखें। तो सबसे उचित हमारे इसमें क्या होगा बाबू? डी नंबर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। देखिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु तो बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, तो यहाँ पे जाहिर से नियंत्रित करना है। एक इस प्रकार माना जाए, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए, योग बनाने और आकलन कौशल पर पैना करने के लिए। तो इसमें से सरल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू हमारा? बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाना चाहिए, अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़की या
लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। उसको 3 महीने से क्या आ रहा है? खांसी आ रहा है। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ये बात यहाँ गलत थोड़ा है। ईंधन हो सकता है, जैसे करने मतलब झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। अब ये वृद्धावस्था है नहीं तो भाई गलत ही मानेंगे। ईंधन के जलने से प्रोत्साहित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जम गई होगी। ठीक, यहाँ पे हमारा इसके यही क्या होता है, जैसे मान लीजिए ईंधन को जलाया जाता है तो उसे धुआं अनेक प्रकार के निकलती रहती हैं, तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जम गई है। इसी के कारण उसको बार बार तेज खांसी आ रही है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए। लिखा, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए और उन्हें आनंद उठाना चाहिए। उन्हें ध्यान से सी नंबर है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए। बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। यदि अनेक कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? सबसे बाबू फेमस, सबसे उचित हमारा क्या लग रहा है? सी नंबर है। क्या लग रहा है? सी नंबर। आइए देखा जाए इसमें क्या है। सी ही नंबर है। क्या है? सी नंबर। जो सबसे उचित लगे उसी को हमें क्या करना है? विकल्प में छांटना है, जो सबसे उचित हो। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जी का छिलका, सूखी पत्तियाँ, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गए टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने में रखती है। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो अलग करने का मतलब यह अलग किया कर रहा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। अब घटित नहीं होने वाले, यानी सूखा और गीला जो सरगल सकते हैं, जो नहीं सरगल सकते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के उस लड़के ने रखे। जो जैसे फल वगैरह हैं ये सरगल सकते हैं और जो प्लास्टिक वगैरह की चीज़ हैं वो नहीं गल सकते। उससे अवघटित जैसे कहा अवघटित होने वाले, अवघटित नहीं होने वाले। अवघटित ये नहीं होंगे ना प्लास्टिक वगैरह, इसलिए वो बेचारी क्या की, दोनों को अलग अलग इस्तेमाल की। अगला प्रश्न देखें। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? उनके साथ क्या करेंगे? जैसे बच्चे पाठ पढ़ने में रुचि ले, बच्चों से कहेंगे कि उनके डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ये तो भाई गलत माना जाएगा भाई। ठीक,
पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्री का प्रयोग करिए। कोई ऐसे पाठ्य को रोचक बनाने के लिए कोई बहुआयामी दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने के अनुसार अनुमति नहीं देंगे? अब बच्चे, मान लीजिए एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएंगे, ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देंगे? अब देखिए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना चाहिए। चलिए भाई, पता लगाएं बच्चे। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे। अब यहाँ पर भाई मोबाइल है तो एकत्रित करो, ना तो ना कोई बात नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग को कॉपी के साथ ले जाएं। चलिए भाई, ले जाइए। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने के लिए सामग्री ले जाने। अब बहुत चीज़, जब चिड़ियाघर देखने जाएंगे तो चिड़ियाघर में जानवरों के लिए पैक करके ले जाएंगे सामग्री? नहीं, ये क्या हमारा है? गलत। उनको देखने के लिए केवल आप जाएंगे, उनके लिए सामग्री वगैरह खाने पीने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आइए। लिखा है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता। अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना। चलिए भाई, फोटो दिखा दीजिए भाई। कक्षों में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ये भी बात है। जो सबसे उचित मानना है उसी पे हम प्रश्न के ऑप्शन पे जवाब दूंगा। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए करना है। क्या करना है? निष्पादित करने के। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा डी नंबर होगा। डी नंबर। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? कौन सी बीमारी? मोटापा और एनीमिया होता है। जो ये सब ज़्यादा खाते हैं समोसा वगैरह, चॉकलेट वगैरह, उसके मोटापा और एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं उस बच्चों। ठीक, एक के मोटापा होगा, एक को क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि
नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू तैरता रहता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखें। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ये सब ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। आगे दो प्रश्न ऑप्शन है, इसमें देखा जाए। कहा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, इसलिए यहाँ पे यही सही होगा बाबू। वहाँ पर उसकी नहीं प्रश्न का जवाब मिल रहा है। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके कम तापमान पर जो रोगाणु होके होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक, इसलिए इस बी नंबर होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करके, वीडियो को पसंद है तो आप लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान की जाती है? जो ब्लड की जांच की जाती है तो कौन से इसके कारण से हमें क्या होती है? मलेरिया पहचान में आती है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है, तो इसी के कारण पहचान होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ठीक, तो देखिए, उचित दिशा में बच्चों को चर्चा को केंद्रित करता है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सही है। स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों में विद्वान भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान में रखता, ध्यान में नहीं, मदद करना। देखिए, अब यहाँ देखिए, स्थानीय और विश्व स्तर पर, अब कहे मतलब कविता होगा तो एक ही जगह तो कर देगा नहीं ज्ञान, कहीं भी जगह का भी स्थान को क्या करेगा? ज्ञान देता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सबसे उचित हमारा क्या होगा? ये सी नंबर होगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में हमें क्या करता है? सहायता करता, मदद करता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला? आप सभी लोगों को पता है, सुंदरलाल बहुगुणा के। यह उत्तराखंड में है। क्या है? उत्तराखंड के चमोली जिला में है। चिपको आंदोलन का एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ये क्या करते थे? वृक्षों, जब वहाँ के वृक्षों को काटा जाता था तो ये वृक्षों पे बार बार क्या करते थे? चिपक जाते थे। जब इस पेड़ को काटते थे तो वहाँ से हटकर दूसरे पेड़ में चले जाते, चिपक जाते थे। इस प्रकार के वो अपने पेड़ों को रक्षा करने के लिए बार बार जिस पेड़ पे काटते थे, लोग उस पेड़ों पे जाके चिपक जाते थे। रक्षा का आंदोलन था। भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्री भारी संख्या में थी।
इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा बल दिए। ठीक, अगला प्रश्न बाबू, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? विटामिन, देखिए, हमारे उपचार दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। यानी हीनता जन रोगों को बचाव के लिए हमें क्या थोड़ी मात्रा में की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा बाबू। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्यों लीपा जाता है भाई? देखिए क्यों लीपा जाता है, कीटों को दूर रखने के लिए। क्या करते हैं? कीटों को दूर रखने के लिए इसलिए लीपा जाता है। लिपने से वहाँ की जो ज़मीन होते हैं सुरक्षित रहते हैं। ठीक, जैसे ऊपर खरबिदरे के जैसे फुलफुले जैसे कीड़े मकोड़े हमेशा रेंगते रहते हैं, लिपने के बाद वो नहीं रेंगते हैं। कीटों से बचाने के लिए लिपा जाता है। ठीक, ये किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है यह कहलाती है क्या? यह क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। यानी भूसा से कहने मतलब अनाज अलग करने के लिए ये थ्रेसिंग होता है। क्या होता है? थ्रेसिंग। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और आवश्यकता का विकास करना चाहिए, यहाँ पे सही है बाबू। बच्चों में अवलोकन आत्मक चिंतन की शक्ति भी विकसित करना चाहिए, ये भी बात सही है। बच्चों को तर्कण शक्ति का विकास करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना चाहिए, गलत है। उनके मस्तिष्क का भ्रम करना और उसका देख कर आनंद उठाना ये हमारा क्या है? गलत है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो हमने क्या क्या है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। भाई ठीक मान लें, बच्चों को विश्व अनुभव को जानने में होता है। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। देखिए, विमर्श को बच्चों के अनुसार, अब बच्चों के अनुसार हमें चलना, बच्चों के अनुभव और संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। क्या चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। बस इसके बाद आपका 10 प्रश्न रह जाएंगे। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा? जैसे आप बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों को क्या करेंगे?
उनसे परिचित कराएं तो क्या कराएं, कौन कौन से आपका सामग्री या किस बेस पे कराएंगे। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन को प्रकारों पे बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों को चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों को सूची बनाने के लिए कह सकता है। कक्षा में कुछ नमूने देखा जा सकता है। तो हमें लग रहा बाबू यहाँ पे कर रहा है एक लघु फिल्म दिखाने के लिए साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों को साथ चर्चा कर सकता है। क्या कर सकता है, चर्चा कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब आपको क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक, जिस पे ज़्यादा उचित लगे उसी पे आप लोग लगाइएगा भाई। ठीक, हमें जो उचित लग रहा उसी पे हम कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखें, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हो क्या करना चाहिए। स्थान, दूरी, दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्थान और दूरी। जैसे मैप पढ़ाना है, तब जैसे स्टेट को पढ़ाना है, तब सबसे पहले आपको बच्चों को ये क्या करना है, उनके राज्य और उनके राजधानी को नाम याद कराएं। नाम याद कराने के बाद उनको मानचित्र दीजिए। आगे अपने माध्यम से उनको बताइए कौन दिशा किस दिशा में है, ठीक, कितने दूरी की तरह है और कौन से स्थान पे हैं। तो इनको इस तरह पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ आएगा और रुचि भी लेंगे। ये नहीं पढ़ा, उनको राज्य यादें नहीं हैं, राजधानी यादें नहीं हैं, तो जानेंगे क्या। तो सबसे उनसे उचित है आगे बच्चों के राज्य पढ़ाना है मानचित्र के माध्यम से। आगे उनको राज्य याद कराइए, उनके राजधानी। उसके बाद मैप लीजिए, आप खुद एक बार दो बार भर कर उनको बताइए, ये देखिए इस दिशा में इससे इतनी दूरी के माध्यम से है। तो इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझने में अच्छा रुचि और उनके जिज्ञासा भी होगा और योग भी बनेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखें, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है। जो आमाशय है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसलिए उसकी भोजन की पाचन क्या होता है, अधिक हो जाती है। ठीक, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का क्या नमूना दिखाना है। तो कौन सी नमूना दिखाना है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है, साथ ही उसके कुशलता कौशल की क्या होती है, विकास होती है। ठीक, आपका नेक्स्ट में प्रश्न देखें, गणित से ज़्यादा इस पर टिप्पणी करना पड़ता है बाबू। गणित तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, बाकी ये सब टिप्पणी करें। यदि आपको साथ हम टिप्पणी ना करेंगे तो हमारे वीडियो आपको थोड़ा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने इनको कहानी समझाना।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। चलिए दूसरा का देखिए, प्रकृति और सामाजिक वातावरण में उत्सुकता उगाना, बच्चों के खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंचनात्मक कौशल के विकास में सहायक होता है। अगला देखिए यहाँ पर थोड़ा, बच्चों को आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ देना क्या नहीं है? ये CDP कहता है, NCF कहता है बच्चों को किसी प्रकार की परिभाषाओं के या सूत्रों का रट्टा या बोझ नहीं डालें। क्या करें? रट्टा या बोझ नहीं डालें। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? राइट होगा बाबू डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। छुपा रहेगा इसी में आपके लिए, बाकी हम लोग जब तक साइकोलॉजी इसका समझ में नहीं आएगा छुपा हुआ मिलेगा नहीं। भैंस की पीठ पर अक्सर बकुला एक ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता, गलत। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, गलत। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को क्या करता है? खाता है। अब उसको खाते खाते क्या करता है? और चोंच से उसके शरीर को भी ठोक देता है जिससे खून वगैरह निकलने लगता है। ठीक जैसे खजली होता है, जैसे आप खजवाते खजवाते कभी खून निकाल लेते हैं, वो भी बेचारा क्या होता है, पीठ पे बैठते खड़े परजीवी खाते खाते, अब उनको खाते खाते उन्हीं के ऊपर चोंच मार कर खून वगैरह निकाल देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो कौन सा निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण पढ़ाते समय बाहरी दुनिया को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। अगला प्रश्न, कथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा बाबू? सी नंबर। क्या होगा? वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि कथन नहीं होता है। ठीक, बस आपका 2 प्रश्न हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे। आपका भाई हिंदी क्या मिलेगा? हिंदी और संस्कृत मिलेगा। ठीक, आपका CDP हो गया है, मैथ हो गया है, EVS हो गया। इसके बाद आप संस्कृत मिलेगा, संस्कृत का भाषा और हिंदी का। एक पुरुष जिसका रक्त O है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितने % रह जाता है? 50-50 होता है। क्या होता है बाबू? यदि उसके ब्लड O है, A है, तो उसके 50-50 होने की संभावना होता है। कितने होते हैं? 50% होने के लिए। ठीक, टूटता तारा उल्का है। टूटता हुआ तारा कैसा है? उल्का है। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा भाई? उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। आपका अंतिम प्रश्न है। आप सभी भाई बंधुओं
इस वीडियो को इतना से शेयर कर दीजिए जिससे हमारा आपका मोटिवेशन में थोड़ा बदलाव आ जाए। ठीक, आप लोग 1000 सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। उसके बाद हम कुछ आपको लिए अलग से कुछ माध्यम से कुछ ऐसे रोचक चीज़ वीडियो बनाएंगे जिससे आपका किसी भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ठीक, सारे A to Z हमने सारे पेपर इसी पे डालूंगा। प्राथमिक स्तर पे आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पे आकलन में शामिल होना चाहिए तो क्या होना है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। इसलिए क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर B नंबर होना चाहिए। कुछ अभिभावक के लिए, कुछ शिक्षक के लिए हमें क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए। ठीक, आपके नेक्स्ट वीडियो में बाबू मिलेंगे हिंदी का। जिन भाई बंधुओं ने हिंदी लैंग्वेज है हिंदी करेंगे, जिनकी इंग्लिश है इंग्लिश करेंगे। ठीक, तो इसलिए क्या है, कल इस शाम को, इसी शाम को, आज ही शाम को इस वीडियो को हमने हिंदी का अपलोड करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक।